सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछला लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे अबाउट चार्जेस, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, है ना। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, ये लॉ जो है दिया गया है फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, है ना। अमाउंट ऑफ या मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। जब किसी भी दो चार्ज को आर डिस्टेंस पे रखा जाएगा, है ना, तो दोनों चार्ज एक फोर्स फील करता है, उसका मैग्नीट्यूड होता है एफ इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, है ना। ये लॉ है, आपको याद रखना है। देखिए क्या है, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ। दो चार्ज है क्यू वन और क्यू टू, है ना। दोनों चार्ज को आर डिस्टेंस पे रखा गया है। ये जो क्यू वन चार्ज है क्यू टू पे फोर्स लगाएगा, अगर दोनों सेम नेचर का होगा तो रिपेल करेगा, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, है ना। और इस तरफ फोर्स लग जाएगा, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा, है ना। और बोला गया कि लॉ क्या है, तो बोला गया द फोर्स ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस is directly proportional to the product of these two charges and inversely proportional to square of separation between two charges, है ना। वहाँ से प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक कांस्टेंट आता है k, है ना, और इस k का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, है ना। ठीक है, लॉ है, आप याद रखिएगा। इसके बारे में हम और डिस्कस करेंगे आगे, है ना। चलिए तो ये रहा आपका वैल्यू ऑफ फोर्स। इस फोर्स का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, आप सब लोग जानते हैं। चलिए, ये जो के है, के का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹9। यूनिट क्या हो जाएगा, देखिए मीटर, सॉरी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, है ना। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है। चलिए, ये जो के होता है ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। इस तरह से लिखा जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये इसका नाम है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम, ठीक है। इसका वैल्यू होता है, ये होता है आपका 8.85 इंटू 10⁻⁻12, है ना। यूनिट रिवर्स हो जाएगा, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये जो है डिपेंड्स ऑन मीडियम, अलग अलग मीडियम का अलग अलग वैल्यू आता है। ये जो है फ्री स्पेस का है ना। अगर कुछ मीडियम होगा तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू चेंज हो जाएगा, है ना। उसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। यहाँ पे लिखा हुआ है रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। आप लिख सकते हैं रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये मीडियम का होता है। अगर ये दोनों चार्ज को अगर किसी भी मीडियम में रख देंगे तो अमाउंट ऑफ फोर्स जो होता है वो चेंज हो जाता है। किस पे डिपेंड करेगा, तो मीडियम पे डिपेंड करेगा, है ना, ठीक है। और के जो है मीडियम का प्रॉपर्टीज को शो करता है, जिसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। देखिए क्या होता है, ये होता है एप्सिलॉन आर इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट जो है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम है, और एप्सिलॉन जो है वो मीडियम का परमिटिविटी है, तो हमें मिल जाएगा एप्सिलॉन आर, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से अगर मीडियम का लिखना होगा तो एप्सिलॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ठीक है। तो यहाँ एप्सिलॉन की जगह पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं आप एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर जो है रिलेटिव परमिटिविटी है, या इसके जगह पे के भी यूज कर सकते हैं, के एप्सिलॉन नॉट, है ना। इसके बाद का जो चैप्टर है कैपेसिटर, वहाँ पे हम लोग इसको अच्छा से यूज करेंगे, है ना। तो इतना याद रहेगा आपको। तो फोर्स का जो अमाउंट है वो चेंज हो सकता है इफ वी आर चेंजिंग द मीडियम बिटवीन टू चार्जेस। अगर दोनों चार्ज के बीच का अगर मीडियम को अगर हम चेंज कर देते हैं तो उस पर जो फोर्स जो लग रहा है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इतना तक समझ में आया आपको, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं इसके बारे में। देखिए, आप जानते हैं कि दो चार्ज है Q1 और Q2, दोनों चार्ज को हम लोग r डिस्टेंस पे रख दिए, है ना। अब क्या हो रहा है बोलिए, ये जो Q1 चार्ज है Q2 चार्ज पे फोर्स लगा रहा है,
दोनों में कांटेक्ट नहीं है फिर भी फोर्स लगा रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे एक फील्ड है उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, है ना, या इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जो फील्ड है वही क्या कर रहा है, इस पे फोर्स लगा रहा है। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं ना फील्ड के बारे में। फोर्स का जो वैल्यू आ गया के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, इतना तक तो समझ में आया आपको। चलिए अब थोड़ा और इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। आपको शायद न्यूटन थर्ड लॉ अच्छा से याद होगा, है ना, न्यूटन साहब का थर्ड लॉ, उसको थोड़ा सा भी यूज करेंगे। थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, है ना, न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ क्या था बोलिए, फॉर एवरी रिएक्शन देयर मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। देखिए यहाँ भी अगर F21 अगर एक्शन है तो ये क्या हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा, है ना। आप जानते हैं एक्शन रिएक्शन जो पेयर होता है एक्ट्स ऑन द डिफरेंट ऑब्जेक्ट। यहाँ भी दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है। डायरेक्शन अपोजिट हुआ करता था एक्शन रिएक्शन का, यहाँ भी डायरेक्शन अपोजिट है ना। फिर नेक्स्ट पॉइंट था डायरेक्शन अपोजिट होगा मैग्नीट्यूड सेम होगा, है ना। तो फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन इज इक्वल टू क्या है, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, एलोंग द लाइन है ना, और डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है। दोनों फोर्स का नेचर भी सेम है ना। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो आपका कूलम्ब्स लॉ जो है वो न्यूटन थर्ड लॉ को ओबे करता है ना। तो आप याद रखिएगा जो कूलम्ब्स लॉ है वो न्यूटन थर्ड लॉ को अच्छा तरह से ओबे कर रहा है। ठीक है, इतना तक याद रहेगा आपको। एक चीज़ और याद रखिएगा, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये कंजर्वेटिव नेचर का होता है ना। कंजर्वेटिव क्या होता है बोलिए, ऐसा फोर्स जिसके कारण अगर वर्क डन होता है तो वो वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है ना। द फोर्स बाय विच इफ वी परफॉर्म वर्क डन दैट वर्क डन डज नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ। इस तरह का जो फोर्स होता है उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। ये जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, और जहाँ जहाँ आपको कंजर्वेटिव फोर्स मिलेगा वहाँ पे आपको पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा, है ना। जैसे आप लोग पढ़े होंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्यों, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो था वो कंजर्वेटिव नेचर का था, इसलिए हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़े थे। तो यहाँ भी हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो कंजर्वेटिव नेचर का होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कितने तक आपको समझ में आया। तो जो फोर्स है वो मीडियम पे डिपेंड करता है, मीडियम को चेंज करने से आप फोर्स के अमाउंट को चेंज कर सकते हैं ना। के का जो वैल्यू होता है वैक्यूम के लिए 1 होता है, और वैक्यूम के अलावा और सारे जो मीडियम है उसके लिए ज़्यादा होता है, 1 से ज़्यादा। देखिए अगर के का वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा, है ना, तो इप्सिलॉन का वैल्यू बढ़ जाएगा। अगर इप्सिलॉन का वैल्यू बढ़ेगा तो फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, घट जाएगा, है ना। तो जब हम किसी भी मीडियम में चार्ज को डालते हैं तो नेट फोर्स जो होता है वो घट जाता है ना। क्यों, क्योंकि मीडियम के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, पोलराइज्ड हो जाते हैं, है ना। उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे क्या होता है पोलराइजेशन, अभी आपको थोड़ा कम समझ में आएगा, है ना। चलिए इतना तक क्लियर है, आपको समझ में आया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो कभी कभी आपसे पूछा जाएगा कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को लिखिए इन द टर्म्स ऑफ फोर्स, है ना। तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ बाई एफ डैश। एफ जो है फोर्स इन क्या है बोलिए, फोर्स इन मीडियम, है ना, और एफ डैश जो है फोर्स इन फ्री स्पेस। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप उसको याद रखिएगा। ऐसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है बट आप ऐसे याद रख सकते हैं। देखिए कुछ नोट दिया हुआ है उसको याद रखना है। कूलम्ब्स लॉ इज नॉट वैलिड फॉर अ डिस्टेंस लेस देन 10⁻⁻15 मीटर, है ना। जब दो चार्जेस लेस देन 10⁻15 मीटर पे रहेंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो काम नहीं करता है ना। फिर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। तो आप इसको समझ सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। आपको मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ, आप थोड़ा अच्छा से समझिए।
आप लोग शायद ये व्हाइट बोर्ड देखे होंगे, है ना। तो व्हाइट बोर्ड पे हम लोग चौक से लिखते हैं, है ना, चौक से उस पे लिखते हैं। मान लीजिए कुछ भी आप लिखते हैं, ए लिखें, तो जब आप ए लिखते हैं तो चौक क्या होता है, ब्लैक बोर्ड पे चिपक जाता है। क्यों चिपक जाता है, क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल्स ब्लैक बोर्ड के पास मान लीजिए एटम है, उसके पास भी न्यूक्लियस है, और चौक के पास भी एटम है, उसके पास भी न्यूक्लियस है ना। इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है ना। तो जब ही आप लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होता है चौक का, वो न्यूक्लियस बोर्ड का, दोनों अट्रैक्ट हो जाता है ना। और ये दोनों अट्रैक्ट हो जाता है। आप बोलेंगे प्लस प्लस रिपेल करेगा, उसके अमाउंट बहुत कम होता है कंपेयर टू द अट्रैक्शन फोर्स, इसलिए वो क्या हो जाता है, चिपक जाता है, नीचे नहीं गिर पाता है। उसको अर्थ जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो खींच नहीं पाता है, ठीक है। इसलिए वो जो चौक होता है बोर्ड पे चिपक के रह जाता है। वहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। और इसका न्यूमेरिकल वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, आगे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। चलो, यहाँ पे एक एग्जांपल और दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। कुछ और पॉइंट है जो कि हम देख सकते हैं। बोला गया है कूलम्ब्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द पॉइंट चार्जेस। जब पॉइंट चार्ज होगा तो हम लोग कूलम्ब्स लॉ का यूज कर सकते हैं। कूलम्ब्स लॉ इज सिमिलर टू न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ एंड बोथ ओबे द इनवर्स स्क्वायर लॉ, है ना। जैसे आप लोग पढ़े होंगे ग्रेविटेशन में, द फोर्स बिटवीन टू मासेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू मासेस, है ना। जो आप पढ़े होंगे, सिमिलर है कूलम्ब्स लॉ, है ना। वहाँ भी स्क्वायर इन्वर्स स्क्वायर रूल हम लोग लगाते हैं, कूलम्ब्स लॉ में भी वही यूज किए हैं। फिर से बोला है कि कूलम्ब्स लॉ ओबे न्यूटन थर्ड लॉ, जो अभी हम लोग डिस्कस किए थे, ठीक है। दिस फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग ऑफ द टू पार्टिकल, इसलिए हम इसको बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। जो है ये जो फोर्स होता है हमेशा अलोंग द लाइन जॉइनिंग बिटवीन टू फोर्स रहता है ना। जैसे मान लीजिए Q1 है, Q2 है, तो ये इस तरफ फोर्स नहीं लग सकता है। हमेशा जो फोर्स लगेगा वो अलोंग द लाइन जॉइनिंग ही लगेगा, इधर अंदर लग सकता है, नहीं तो बाहर की तरफ, ठीक है। फिर बोला गया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो कंजर्वेटिव नेचर का होता है। अभी हम लोग डिस्कस किए थे। क्यों कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं, क्योंकि इसके कारण जो भी वर्क डन होगा, वो जो वर्क डन है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, वो जो वर्क डन होगा इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, इसलिए उसको बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, है ना। अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो उसके पास एनर्जी आ जाता है, कौन सा, तो पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, जब भी वो वर्क डन करता है। तो इतना तक याद रहा आपको, सिंपल सा कंसेप्ट है, याद रखिएगा, बेसिक बेसिक पॉइंट है। चलिए आगे हमें पढ़ना है कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। सब लोगों को वेक्टर अच्छा से आता होगा, है ना। वेक्टर में आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो और अच्छा से आता होगा, नहीं तो मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। चलिए थोड़ा सा देख लीजिए, आपको मैं थोड़ा सा लिख के दिखा देता हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पे एक पॉइंट है ए और यहाँ पे पॉइंट है बी, है ना। तो यहाँ से एक वेक्टर बनाते हैं, ठीक है। चलिए इसका कुछ नाम दे देते हैं, ये ए वेक्टर है ना, और ये जो है बी वेक्टर है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, एरो देखिए मैं किधर से लूँगा, अब ध्यान से देखिएगा, ए से बी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए बी। ए बी क्यों, क्योंकि ए पे टेल पार्ट है और बी पे हेड पार्ट है। ध्यान से देखिए, आप इस ओरिजिन से चल रहे हैं, ओरिजिन से ए गए, फिर ए टू बी गए, यहाँ पे पहुँच गए, और ये जो बी है डायरेक्ट इस पॉइंट पे पहुँच रहा है ना, ये देखिए डायरेक्ट पाथ है, और ये जो है ऊपर वाला पार्ट जो इनडायरेक्ट पाथ है। तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर ए प्लस ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर बी। ध्यान से देखिए, ए जो है पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर मतलब इसका टेल पार्ट कहाँ पे होगा, ओरिजिन पे होगा, और बी भी क्या है, पोजीशन वेक्टर है। ए बी क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ना। तो यहाँ से ए बी इक्वल टू क्या लिख देंगे, तो ए बी इक्वल टू लिखेंगे बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, है ना। तो देखिए जो लास्ट में आएगा उसको पहले लिखना है, और जो पहले होगा उसको
लास्ट में लिखना है ना। मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट था x2 y2 और z2 है ना, और यहाँ पे पॉइंट था x1 y1 और z1। तो आप बोलिए ए वेक्टर क्या लिखेंगे, तो ए वेक्टर हो जाएगा आपका x1 आई कैप जानते हैं आप लोग, y1 जे कैप और z1 के कैप। बी वेक्टर सिमिलरली x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप, दोनों को माइनस कर देंगे, a माइनस बी माइनस ए, तो आपको ए भी आ जाएगा है ना। ये आपको अच्छा से आता होगा तो आप आराम से क्या निकाल सकते हैं, तो कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म निकाल सकते हैं। कुछ नहीं करना है, ए पॉइंट पे एक चार्ज रख देना है Q1। देखिए मैं आपको रख के दिखाता हूँ। यहाँ पे एक चार्ज रख दीजिए Q1 और यहाँ पे रख दीजिए एक चार्ज Q2। ठीक है, अब बोलिए दोनों के बीच का फोर्स क्या हो जाएगा, तो फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस, यहाँ पे लिख देता हूँ, हो जाएगा Q1 Q2 बाई आर। आर कितना है, तो इसको हम लोग ए बी को आर वेक्टर मान लेते हैं। ठीक है, हो जाएगा आर वेक्टर का स्क्वायर है ना। बट फोर्स जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो हमें तो वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, तो डायरेक्शन क्या देगा, आर कैप। जानते होंगे कैप जो होता है यूनिट वेक्टर होता है, सिर्फ डायरेक्शन देता है, मैग्नीट्यूड 1 होता है ना। अच्छा, आप आर कैप भी निकालना चाहते हैं, आर कैप जो हो जाता है आर वेक्टर बाई आर वेक्टर का मॉड है ना। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, तो जो फोर्स हो जाएगा, ये फोर्स का वैल्यू आ जाएगा फोर्स इक्वल टू हो जाएगा कितना, Q1 Q2 बाई आर कैप क्या लिख सकते हैं, तो आर वेक्टर बाई पहले से स्क्वायर था, एक और आ जाएगा तो आर वेक्टर का क्यू। तो दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ है ना। बहुत आसान होता है, आप जानते हैं है ना, वेक्टर थोड़ा थोड़ा पहले से, तो यही आपका वेक्टर फॉर्म इन कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। देखिए वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है ना। तो ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, आप देख लीजिएगा अच्छा से है ना पीडीएफ को। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए और आर वेक्टर क्या हो गया, R2 माइनस R1। तो देखिए यहाँ से आर वेक्टर क्या हो जाएगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर है ना। तो वहाँ से पुट कर दिया है, ये फाइनल रिजल्ट है। देखिए यहाँ भी आप देख सकते हैं, आर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए माइनस सॉरी बी माइनस ए है ना। दिख रहा है, सिमिलर डायग्राम है वहाँ पे भी। तो ये था आपका वेक्टर फॉर्म में। इसको कब यूज़ करेंगे, जब क्रिटिकल कंडीशन होगा, जब न्यूमेरिकल बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, तब हम लोग वेक्टर फॉर्म यूज़ करते हैं, जहाँ पे डायरेक्शन निकालना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद है आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें कहाँ कहाँ पढ़ना होगा, जहाँ जहाँ हमें वेक्टर एडिशन यूज करना होगा है ना। वैसा क्वांटिटी जिसको जोड़ना है, और वो जो क्वांटिटी है वो कैसा होना चाहिए, वेक्टर होना चाहिए। तो हम क्या यूज़ करते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये क्या है, तो नथिंग बट इट इज़ द वेक्टर एडिशन रूल को जो फॉलो करता है ना। जितना भी वेक्टर होगा उसको हम लोग, जितना भी फोर्स होगा उसको हम लोग वेक्टर एडिशन रूल के अकॉर्डिंग ही ऐड करेंगे है ना, उसको बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, अभी तो हम लोग दो ही चार्ज देख रहे थे, बट दो से अगर ज़्यादा चार्ज होगा तो अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स आएगा, और वो सारे फोर्स को एक साथ जोड़ना है, उसी को बोलते हैं हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसके ऊपर। यहाँ पे तो नहीं दिया अच्छा सा, दूसरा पीडीएफ में देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। एक Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है और ये Q3 चार्ज है। बट हम लोग तो जानते हैं कूलम्ब्स लॉ बिटवीन टू चार्जेस, यहाँ पे 3 चार्ज है ना। और देखिए ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है ना। चलिए इसको ध्यान से देखिएगा, कहीं मिस्टेक नहीं हो बस। ये कलर लेते हैं। अब देखिए आपको क्या बोला गया है, द चार्ज दिस आर फिक्स्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ ABC ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल कैसा है, इक्विलेटरल है, सबका साइड 5 सेंटीमीटर है। फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द चार्ज एट C ड्यू टू द रेस चार्ज।
सी पे नेट फोर्स क्या लग रहा है ड्यू टू दिस टू चार्जेस, है ना। नेट फोर्स निकालना है हमें। ध्यान से देखिए ये माइनस जो चार्ज है वो खींचेगा, देखिए खींच रहा है, और ये प्लस चार्ज जो है वो रिपेल करेगा, बाहर की तरफ धक्का देगा, है ना। तो ये जो चार्ज है Q3 वो किस डायरेक्शन में जाएगा, ना ही ऊपर जा सकता है ना ही नीचे आ सकता है, तो ये इस तरह से कहीं चला जाएगा, इस डायरेक्शन में नेट फोर्स लगेगा। तो ये दोनों को जो हम ऐड करेंगे कौन सा रूल फॉलो करेंगे, तो वेक्टर एडिशन रूल, है ना, उसी को बोलते हैं हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो हम क्या करेंगे, अलग अलग फोर्स निकाल लेंगे। एफ ए सी कितना होगा, तो K Q1 Q2/R², है ना। और आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ जो Q1 Q2 जो हम पुट करेंगे वो मैग्नीट्यूड पुट करेंगे, साइन के साथ नहीं पुट करेंगे, क्योंकि फोर्स एक ऑलरेडी जो वेक्टर क्वांटिटी है जो हमें डायरेक्शन शो करता है ना। तो जब भी आप Q1 Q2 को पुट करेंगे फॉर्मूला में तो विथ मैग्नीट्यूड, साइन के साथ नहीं पुट करना है आपको, है ना। जैसे देखिए नेगेटिव है तो नेगेटिव आप पुट नहीं करेंगे डाटा में, है ना। देखिए यहाँ पे पुट कर दिया है, बट ये वेक्टर यहाँ पे डायरेक्शन भी दिखा दिया है ना, बट पुट करने की ज़रूरत नहीं होता है इसमें, पता नहीं क्यों पुट कर दिया है, बट आपको पुट नहीं करना है माइनस, आपको डायग्राम में ही शो करना है, ठीक है। चलिए, तो बेसिकली हम लोग मैग्नीट्यूड के ही बारे में डिस्कस करते हैं, इसलिए साइन नहीं पुट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये जो है नेगेटिव नीचे की तरफ खींच रहा है और पॉजिटिव जो है ऊपर की तरफ धक्का दे रहा है, अलग अलग दोनों का डाटा निकल गया। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, ये 60, ये भी 60 और ये भी 60, सारे एंगल 60 हैं, तो ये कितना हो जाएगा 120। तो हम लोग वेक्टर एडिशन रूल फॉलो करेंगे, दो वेक्टर को जोड़ने का फॉर्मूला पता होगा आपको, A² B² + 2AB cos थीटा, थीटा कितना है 120, cos 120 होता है -1, पुट करने से वो आंसर आ जाएगा, है ना। तो ये था, अगर जब एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा चार्जेज होंगे तो हम क्या यूज करेंगे, वेक्टर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करेंगे, जिसमें हम लोग वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो करते हैं, है ना। चलिए, इसे बहुत सारा क्वेश्चन है, हम लोग एक दो ही देखेंगे, ज़्यादा नहीं देखेंगे। इसमें कुछ खास नहीं है। देखिए, अभी एक ट्रायंगल था, ये स्क्वायर है ना। जैसे बहुत टाइप का क्वेश्चन आता है जो हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आता है इक्विलिब्रियम क्वेश्चन, है ना, इक्विलिब्रियम टाइप क्वेश्चन, कि जब वो रेस्ट में हो चार्ज, है ना, तो क्या करना चाहिए, तो हम लोग उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखिए, वहाँ पे 3 था, यहाँ पे 4 चार्ज है, 4 चार्जेज है, तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है 1 2 3 लग रहा है ना, तीनों को ऐड करेंगे वेक्टर रूल से, तो आपको वेक्टर थोड़ा अच्छा से आना चाहिए, ठीक है। चलिए, एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और फिर आगे बढ़ जाएंगे। ट्रायंगल वाला आप देख लिए हैं, स्क्वायर वाला एक देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, ये है आपका चार्ज, सिंपल डाटा लेते हैं, Q1, वेरिएबल नहीं लेते हैं आप, कुछ भी पुट कर सकते हैं, Q2 Q3 और ये Q4, है ना, ये ए, ठीक है। आपसे पूछा गया व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन Q1, तो आपको क्या करना है, इस पर नेट फोर्स निकालना है, तो डायरेक्शन शो करना पड़ेगा कि कौन सा चार्ज किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है ना। देखिए, Q2 बाहर की तरफ लगा रहा है, सेम चार्ज है, अगर नेगेटिव होता तो अंदर की तरफ होता है ना, फोर्स ड्यू टू 2, 4 जो है इस तरफ लगाएगा, फोर्स ड्यू टू 4, और 3 जो है इस तरफ लगाएगा, फोर्स ड्यू टू 3, है ना। देखिए, ए है तो ये कितना हो जाएगा √2a, ठीक है। F1 F2 F3 हम अलग अलग निकाल सकते हैं, K Q1 Q2/R² करके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें इसका वेक्टर सम निकालना होगा, है ना। तो आप जानते हैं दो से ज़्यादा फोर्स होगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे, तो हम लोग उसका कंपोनेंट यूज करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, कंपोनेंट कैसे यूज करेंगे, तो ये एंगल 45 है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा
45 है ना। तो हम लोग x में नेट फोर्स निकाल देंगे, कितना हो जाएगा देखिए। तो ये नेगेटिव में है तो -F2, ये भी नेगेटिव आ जाएगा, -F3 cos थीटा, cos थीटा बोले तो cos 45, ठीक है। ये आई कैप। एफ वाई क्या हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में, देखिए दोनों के दोनों नीचे आ जाएगा, नीचे भी नेगेटिव हम लोग लेते हैं तो -F4, और इसका भी कंपोनेंट नीचे आ जाएगा -F3 था, F3 sin 45, ये जे कैप है ना। उसके बाद इसमें हम डाटा पुट कर देंगे और नेट फोर्स जो आ जाएगा एफ नेट, दिस इज द वेक्टर सम ऑफ एफ एक्स प्लस एफ वाई, है ना। और इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो आप जानते हैं मॉड डाल देंगे, दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 90, cos 90 जीरो होता है तो सिर्फ आ जाएगा एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, है ना। यहाँ पे डाटा पुट करके हम आंसर निकाल देंगे, ठीक है। डायरेक्शन आपसे बहुत ही रेयर पूछा जाएगा, मैक्सिमम केस में क्या पूछा जाता है, मैग्नीट्यूड, ठीक है। चलिए इसके बाद एक अलग टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम क्वेश्चन, इसको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए कैसा क्वेश्चन आता है इक्विलिब्रियम का। आसान होता है, देखिए आपसे मान लीजिए कि पूछा जाएगा कि डाटा ले लेते हैं, ये 4 कूलम है, ये जो है 16 कूलम है ना चार्ज। अच्छा दोनों चार्ज को अगर छोड़ देंगे तो दोनों मोशन में आ जाएगा क्योंकि फोर्स लग रहा है ना। मान लीजिए कि मैं एक चार्ज 1 कूलम को ये दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 2 मीटर। मान लीजिए कि मैं 1 कूलम को किसी एक लोकेशन पे रखना चाहता हूँ ताकि ये जो सिस्टम हो, सो दैट द नेट फोर्स ऑन द 1 कूलम विल बी 0, है ना। जितना फोर्स 4 कूलम 1 कूलम पे लगाएगा उतना ही फोर्स 16 कूलम किस पे लगाएगा 1 कूलम में। मैं इस 1 कूलम को एक ऐसा लोकेशन पे रखना चाहता हूँ जहाँ पे इस पे नेट फोर्स क्या हो, 0 हो, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यहाँ से x डिस्टेंस पे है, तो ये कितना हो जाएगा 2 - x, ठीक है। चलिए बोला गया है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x सो दैट द नेट फोर्स ऑन द 1 कूलम मस्ट बी 0, है ना। यानी एफ नेट जो है एट 1 कूलम इज क्या 0, एट 1 कूलम इज 0, ठीक है। अब देखिए उस पर नेट फोर्स 0 करना है, देखिए 4 कूलम जितना क्या करेगा, 4 कूलम इस तरफ धक्का देगा और 16 कूलम इस तरफ धक्का देगा, है ना। तो फोर्स ड्यू टू 4 कूलम इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू क्या हो जाएगा 16 कूलम। फोर्स ड्यू टू 4 कूलम कितना हो जाएगा के Q1 इंटू Q2 बाई क्या हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू के Q1 कितना हो जाएगा 16 इंटू 1 बाई आर स्क्वायर, यानी 2 - x का होल स्क्वायर। 1 से 1 कट गया, के से के कट गया, 4 से 16 को काट दो, इसको इस तरफ ले जाओ तो 2 - x का होल स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, है ना। सही लिखा, ठीक है। अब इसके स्क्वायर को उधर ले जाओ स्क्वायर रूट में, तो 2 - x बाई एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2, प्लस माइनस होगा बट हम प्लस ले रहे हैं ना, तो क्योंकि दो लोकेशन होगा प्लस लेके चल रहे हैं अभी, ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 2 - x, यानी x इक्वल टू हो जाएगा 2/3 मीटर, है ना। ये जो x है किधर से आया 4 मीटर 4 कूलम की तरफ से, है ना। यानी 4 कूलम से कितना डिस्टेंस पे होगा 2/3 मीटर पे होगा, है ना। तो इस डिस्टेंस पे अगर 1 कूलम को रखा जाए तो नेट फोर्स क्या होगा 1 कूलम पे 0 हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया आपको। ये था द नेट फोर्स ऑन अ सिंगल चार्ज मस्ट बी 0, है ना। और ये जो आता है क्वेश्चन इसको बोलते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम क्वेश्चन। अब थोड़ा सा अलग करेंगे इससे, है ना। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। हाँ बुक से कर लेते हैं फिर इसके बाद इधर आएंगे, है ना। इसमें था
यहाँ पे है, देखिए आसान है, आप समझ पाएंगे। पेंडुलम आप जो लोग जानते होंगे, दो पेंडुलम को एक ही जगह से हैंग किया गया है ना, और दोनों पेंडुलम पे सेम चार्ज था, तो पेंडुलम क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा, है ना। बट ये रेस्ट में आ जाएगा, क्यों, क्योंकि इसको ग्रेविटी नीचे की तरफ खींच रहे है ना, तो ये बैलेंस में आके यहाँ पे रेस्ट में आ गया है। ठीक है, लेंथ एल है, थीटा एंगल पे ये जो पेंडुलम है आके रुक गया है। ठीक है, दोनों पेंडुलम का जो बॉब है उसका डिस्टेंस एक्स दिया हुआ है। आपसे पूछा गया है थीटा पूछ सकता है ना, टेंशन पूछ सकते हैं जो स्ट्रिंग में आ जाएगा, बहुत सारा चीज़ इसमें है जो पूछा जा सकता है। देखिए इसको किस तरह से बनाते हैं, आप लोग जानते होंगे ए बी डी। ठीक है, तो देखिए इसका ए बी डी बनाया गया, इसका मास एम था, नीचे एम जी लगा, टी, ये देखिए ये थीटा तो ये भी थीटा, टेंशन का एक कंपोनेंट ऊपर चला जाएगा टी कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट नीचे आ जाएगा टी साइन थीटा, और इसको बाहर की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस पर लग रहा होगा, है ना। सिस्टम अभी तो रेस्ट में है ना, सिस्टम अगर रेस्ट में है तो इसमें नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। दैट मीन टी साइन थीटा जो हो जाएगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा। ऊपर का टी कॉस थीटा किसको बैलेंस करेगा, एम जी को बैलेंस करेगा, है ना। देखिए तो साइन बाई कॉस करेंगे टी टी कट जाएगा, तो ए पी बाई क्या आ जाएगा, एम जी, है ना, ए पी बाई एम जी, और ए पी क्या हो जाएगा, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, तो क्यू क्यू सेम है तो क्यू स्क्वायर, और आर के जगह पे एक्स है तो एक्स स्क्वायर, है ना। तो ये है, यहाँ से आप बहुत सारा क्वांटिटी निकाल सकते हैं, थीटा भी पूछा जा सकता है तो थीटा भी निकाल सकते हैं, है ना। देखिए अगर एंगल बहुत छोटा होगा, आप जानते होंगे अगर एंगल बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा इक्वल टू हम थीटा लिख सकते हैं इज इक्वल टू टेन थीटा, है ना। और अगर ऐसा होता है तो आप जानते होंगे, थोड़ा सा मैं आपको रिवीजन कर देता हूँ। ये देखिए अगर ये आर है ये थीटा है ये एल है, तो एल इक्वल टू क्या लिखते हैं, आर थीटा, है ना, यानी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल बाई आर। देखिए वो कॉन्सेप्ट को यूज किया गया है यहाँ पे थोड़ा सा, ध्यान से देखिए एल एल है, अगर थीटा बहुत छोटा हो, है ना, तो थीटा अगर बहुत छोटा होगा तो उसको हम लोग इस तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, कितना समझ में आया। चलिए थोड़ा अभी वीडियो को यहीं पे पॉज करते हैं। ठीक है, अगला वीडियो में फिर हम लोग यहीं से पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, आप देख लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा। चलिए।